हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो आज पढ़ेंगे हम लोग अध्याय 8। तो अध्याय 8 लेसन 8 सर्वांग समता कॉन्ग्रुएंस। तो आइए समझते हैं कि कॉन्ग्रुएंस क्या होता है। तो उससे संबंधित कुछ यहाँ भूमिका दिया है। तो ये भूमिका देखते हैं क्या दिया है। तो स्कूल की छुट्टी के बाद राधा अपने मित्रों के साथ घर लौट रही थी। रात में आंधी तूफान आने से पेड़ के पत्ते पूरे रास्ते में गिरे हुए थे। राधा ने एक पत्ता उठाकर देखा, उसे वह खूब सुंदर लगा। वह उसी तरह का दूसरा पत्ता ढूंढने लगी। उसने अपने दोस्तों से भी कहा कि चलो हम एक खेल खेलें, एक ही आकार के पत्ते इकट्ठा करें। 100 गिनने तक जो सबसे अधिक एक जैसे आकार के पत्ते इकट्ठे कर लेगा वही इस खेल का विजेता होगा। तो राधा ने गिनती शुरू की और अपने दोस्तों के साथ पत्ते इकट्ठे करने में जुट गई। राजेश ने 3, हरि ने 4 और अनु ने 2 तथा राधा ने 3 पत्ते इकट्ठे किए। अब बारी थी पत्तों की जांच की। कैसे पता करें कि कोई 2 पत्ते एकदम एक ही आकार के हैं? क्या आप कोई तरीका सोच सकते हैं? तो आगे है, अनु ने कहा, मेरे द्वारा एकत्र किए गए दोनों पत्ते एकदम एक जैसे हैं। एक पत्ते के ऊपर एक दूसरा पत्ता रख कर मैंने मिलान किया। दोनों पत्ते एक दूसरे को पूरी तरह ढक लेते हैं। अर्थात जिसके ऊपर अर्थात जिस प्रकार ऊपर वाली पत्ती नीचे वाली पत्ती को पूरी तरह से ढक लेती है, उसी प्रकार नीचे वाली पत्ती भी ऊपर वाली पत्ती को पूरी तरह से ढक लेती है। अब सभी ने इस तरीके से अपनी अपनी पत्ती को मिलान किया और मिलाने पर पाया कि सभी के मात्र 2 पत्ते ही ऐसे हैं जो आकार में एकदम एक जैसे हैं। तो आगे है क्रियाकलाप 1। तो क्रियाकलाप 1 है, तो आप भी अपने आसपास के इस प्रकार के पूर्णतः समान आकार वाली वस्तुओं का पता लगाइए तथा नीचे दिए गए समान आकृति की वस्तुओं को सूची जोड़िए। तो ये था भूमिका। तो ये आप लोग पढ़ लेंगे। तो आइए अब आगे देखते हैं। तो आगे है, ऐसी 2 समान आकृति जो एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लें वे सर्वांगसम आकृति कहलाती हैं। इस गुण को सर्वांगसमता या कॉन्ग्रुएंस कहते हैं। सर्वांगसमता को इस तरीके से दर्शाते हैं। तो ये इक्वल का चिन्ह, उसके ऊपर इस तरीके से छोटा सा ये लहराता हुआ ये चिन्ह है, तो से दर्शाते हैं। तो यह है सर्वांगसमता। और सर्वांगसम किसे कहते हैं? तो सर्वांगसम आकृति क्या कहलाती है? ऐसी 2 समान आकृति जो एक दूसरे को पूरी तरह से ढक ले सर्वांगसम आकृति कहलाती हैं। इस गुण को सर्वांगसमता कहते हैं। और सर्वांगसमता को ये जो चिन्ह है इससे दर्शाते हैं। इक्वल के ऊपर क्या है, बराबर के चिन्ह के ऊपर इस तरीके से ये लहराता हुआ चिन्ह लगाते हैं, तो ये सर्वांगसमता को दर्शाता है। तो ये समझ गया सर्वांगसम और सर्वांगसमता क्या है। तो ये याद रखेंगे कि सर्वांगसम आकृति क्या है और सर्वांगसमता क्या है। तो आइए अब आगे देखते हैं। तो आगे देखते हैं हम लोग ज्यामिति में सर्वांग समता। तो ज्यामिति में सर्वांग समता, जिस प्रकार एक पत्ते को उसके आकार एवं माप में परिवर्तन किए बिना एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर रखा जा सकता है, उसी प्रकार से ज्यामितीय आकृति में भी एक आकृति को उसके माप के आकार में परिवर्तन किए बिना एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। इस ज्यामिति में अध्यारोपण की स्वयं सिद्धि कहते हैं। तो अध्यारोपण की स्वयं सिद्धि क्या है? तो ये याद रखेंगे आप लोग। ज्यामिति में एक आकृति को उसके माप एवं आकार में
परिवर्तन किए बिना एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया सकता है, इसे ज्यामिति में अध्यारोपण की स्वयं सिद्धि कहते हैं। तो टिप, दो सरल रेखाएं सदैव सर्वांगसम होती हैं। तो दो सरल रेखाएं सदैव सर्वांगसम होती हैं क्योंकि सरल रेखा के ऊपर दूसरी सरल रेखा, एक सरल रेखा के ऊपर दूसरी सरल रेखा रखने पर वे एक दूसरे को पूरी तरह ढक लेती हैं। जैसे ये सर्वांगसम रेखा है, रेखा 1 और रेखा 2, तो ये सर्वांगसम होंगे, यानी कि सरल रेखा क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। तो ये सरल रेखा है और ये भी सरल रेखा है। तो सरल रेखा में क्या होता है, दोनों तरफ एरो का चिन्ह लगा रहता है। तो एरो इस बात को बताता है कि इसको किसी भी तरफ दाएं या बाएं, लेफ्ट या राइट, किसी भी दिशा में जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं या बढ़ सकता है। तो ये इसलिए सरल रेखा सर्वांगसम होती है। आगे है दूसरा, क्या दो रेखाखंड भी सर्वांगसम हो सकते हैं। जैसे यहाँ रेखाखंड ए बी का माप है 5 सेंटीमीटर और सी डी का माप है 7 सेंटीमीटर। तो आइए देखते हैं। रेखाओं की लंबाई असीमित होती है, इसलिए किन्हीं भी दो सरल रेखाओं को एक दूसरे के ऊपर रखने पर वे परस्पर ढक लेगी, किंतु रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है। तो फिर एक 5 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड और एक 7 सेंटीमीटर रेखाखंड एक तरफ पूरे से कैसे ढक सकती है। तो आइए, दो रेखाखंड तभी सर्वांगसम होंगी जब उनकी लंबाई समान हो। तो रेखाखंडों को सर्वांगसम होने के लिए क्या होना चाहिए, उनकी लंबाई समान होना चाहिए। लेकिन सरल रेखा को सर्वांगसम होने के लिए समान होना जरूरी नहीं है, क्योंकि उसमें उसको जितना चाहे उतना हम लोग आगे या पीछे बढ़ा सकते हैं। लेकिन रेखाखंड क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की निश्चित दूरी होता है, यानी कि रेखाखंड की माप की लंबाई निश्चित होती है। तो इसलिए दो रेखाखंडों को सर्वांगसम होने के लिए उनकी लंबाइयाँ बराबर होनी चाहिए। तो ये याद रखेंगे, दो रेखाखंड तभी सर्वांगसम होंगे जब उनकी लंबाइयाँ समान होगी। तो यहाँ पर ए बी और सी डी सर्वांगसम नहीं होंगे क्योंकि लंबाइयाँ अलग अलग हैं। यदि दोनों 5 सेंटीमीटर या दोनों 7 सेंटीमीटर रहता तो क्या होता, ये दोनों रेखाएं सर्वांगसम होती। तो आइए आगे हम देखते हैं। तो आगे देखते हैं हम लोग कोणों में सर्वांग समता। तो कोणों में सर्वांग समता, नीचे दो कोण दिए गए हैं, क्या आप बता सकते हैं कि वे सर्वांगसम है या नहीं। तो दो कोण दिए हैं PQR और AOB, तो दोनों क्या है 60-60 डिग्री है। तो आइए देखते हैं कि सर्वांगसम है या नहीं। तो कोणों के सर्वांगसम होने के लिए क्या जरूरी है, उनका माप बराबर होना चाहिए, तभी सर्वांगसम होंगे। तो जैसे यहाँ देखते हैं, ज्यामिति में किसी भी आकृति को उसके माप एवं आकार को बिना बदले एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया सकता है। यदि कोण PQR, तो ये कोण PQR में को ट्रेस करके AOB के ऊपर रखा जावे तो दोनों एक दूसरे को पूर्णतः ढक लेंगे। तो कोण समान होने के कारण किरण OA तथा किरण OB के मध्य वही झुकाव है। तो किरण ये OA और OB के मध्य वही झुकाव होगा जो यहाँ पर QR और QP के बीच में है, वही झुकाव होगा जो QP। तो ये QP किरण, तो इसको किरण कहते हैं। एक ही दिशा में एरो लगे रहता है, एक निश्चित बिंदु से स्टार्ट होता है और एक ही दिशा में आगे बढ़ता है, तो उसको किरण कहते हैं। तो ये क्या है, किरण। एक बिंदु ये था, यानी कि मान लेते हैं ये इस तरीके से, तो यहाँ से इधर स्टार्ट होगा, तो इधर स्टार्ट नहीं होगा, एक बिंदु से स्टार्ट होकर एक ही ओर बढ़े, तो ऐसी रेखा को क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। तो ये एक ही तरफ बढ़ेगा। और सरल रेखा में दोनों तरफ और रेखाखंड में एरो का चिन्ह नहीं होता है। तो यहाँ पर जो किरण QP, तो ये QP तथा QR के मध्य है, इसलिए
ओ ए तथा क्यू आर एवं ओ बी एवं क्यू पी किरण पर पड़ेगी, यानी कि एक दूसरे को ढक लेगी। कौन? क्यू पी ओ ए को और क्यू आर किसको? ओ बी को ढक लेगी, क्योंकि कोण बराबर है दोनों का ये। तो कोणों के सर्वांग के लिए क्या होना चाहिए? उनके जो कोण है वो इक्वल होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। तो ये कोणों का सर्वांग समता है। दो कोण को सर्वांग होने के लिए क्या होना चाहिए? दोनों कोणों के माप बराबर होना चाहिए। तो आइए अब आगे देखते हैं। तो आगे है, नीचे समान कोण वाले सभी चित्रों में कुछ युग्म दिए गए हैं। कौन कौन से युग्म कोण सर्वांग है? लिखिए, ट्रेस पेपर पर ट्रेस करके देख लेंगे। तो यहाँ पर क्या है? ये किरण नहीं है, यहाँ पर क्या है? ये रेखाखंड में है। तो जब रेखाखंड में रहेगा, कोण बने रहेगा, तो उन रेखाखंड की लंबाइयाँ भी समान होनी चाहिए। और कोण तो बराबर रहेगा ही, साथ ही रेखाखंड की लंबाइयाँ। जैसे ये फर्स्ट युग्म है, तो इसमें क्या है? ए बी सी कितना है? 50 डिग्री है। ए बी का माप 6 सेंटीमीटर और बी सी का माप 5 सेंटीमीटर है। उसी तरीके से यहाँ पर कोण क्या है? पी क्यू आर कितना है? ये भी 50 डिग्री है। तो दोनों कोण तो बराबर हैं। और एक भुजा है पी क्यू 5 सेंटीमीटर, क्यू आर 6 सेंटीमीटर। तो यह क्या होगा? सर्वांग होगा ये आकृति, क्योंकि दोनों कोण बराबर हैं और साथ ही रेखाखंड, दो रेखाखंड है, उसमें से प्रत्येक जो है वो बराबर है। पहले ये कोण है, इसका एक रेखाखंड 5 सेंटीमीटर है, दूसरे का भी एक 5 सेंटीमीटर है। तो ये दोनों को ढकेंगे एक दूसरे को, और उसी तरीके से ये भी ढकेंगे, तो ये सर्वांग होंगे। और वैसे ही यहाँ पर ये आकृति 2 दिया है। तो यहाँ पर कोण है ए बी सी कितना है? 100 डिग्री। उसी तरीके से पी क्यू आर कितना है? 100 डिग्री। तो इक्वल तो है कोण, लेकिन ये यहाँ पर ये क्या है? रेखाखंडों में कोण बना है। तो ये रेखाखंड है ए बी और बी सी, दो रेखाखंडों से मिलकर 100 डिग्री का कोण बना है। उसी तरीके से यहाँ पर पी क्यू और आर क्यू मिलकर, दो रेखाखंड मिलकर 100 डिग्री बनाए हैं। तो ये रेखाखंड है। अगर किरण में रहते तो ये सर्वांग हो जाते हैं, लेकिन यहाँ रेखाखंडों में है। तो रेखाखंडों में क्या होना चाहिए? उनके लंबाइयाँ बराबर होना चाहिए। तो यहाँ ए बी का मान 3 सेंटीमीटर है और पी क्यू का मान 2 सेंटीमीटर है और बी सी का मान 5 सेंटीमीटर है, यहाँ 5 सेंटीमीटर। दो भुजा, एक एक भुजा तो बराबर है, लेकिन जो दूसरी भुजा वो बराबर नहीं हो रहा है यहाँ पर, तो इसलिए यह क्या होगा? सर्वांग नहीं होगा। तो ये भी याद रखेंगे। तो ये हो गया। और आकृति ये आप लोग देख लेंगे। तो आइए अब आगे देखते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर आकृति दिया गया है, तो ये आप लोग देख लेंगे। तो आगे ये वाला पॉइंट याद रखेंगे आप लोग। दो आकृतियों के सर्वांग होने का अर्थ यह है कि दोनों आकृतियों माप एवं आकार में समान है, सिर्फ उनकी स्थितियां अलग हैं। अर्थात यदि इनके आकृतियों को एक दूसरे के ऊपर रखें तो वे परस्पर पूर्णतः ढक लेंगी। तो माप समान होने का अर्थ है कि पहली आकृति की प्रत्येक भुजा एवं कोण की माप संगत भुजा एवं संगत कोण एक दूसरे में भी हो। संगतता को इससे दर्शाते हैं, दोनों तरफ एरो के चिन्ह से दर्शाते हैं। जैसे युग्म नंबर 5 की आकृति में कोण 90 एवं कोण 70 है, उसी तरीके से आकृति नंबर 90 एवं 70 है। तो ये आप लोग पढ़ लेंगे। तो आगे देखते हैं हम लोग। तो यानी कि कोणों में सर्वांग होने के लिए क्या होना चाहिए? कोण परस्पर बराबर होना चाहिए और साथ ही यदि रेखाखंड में है कोण, तो उन रेखाखंडों की लंबाइयाँ भी बराबर होना चाहिए, तभी कोण सर्वांग होंगे। तो कोण के सर्वांग होने के लिए उनके कोण बराबर होना चाहिए और संगत रेखाखंडों की लंबाइयाँ भी बराबर होनी चाहिए। तो आगे देखते हैं हम लोग वृत्त में सर्वांग समता। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग, ये यदि दो वृत्तों की त्रिज्याएं समान हो तो वे सर्वांग होंगे। तो वृत्त में सर्वांग होने के लिए क्या होना चाहिए? उनकी त्रिज्या समान होना चाहिए, तभी सर्वांग होंगे। तो त्रिज्या समान है तो क्या होगा? वृत्त समान आकार का होगा। तो ये याद रखेंगे, दो वृत्तों में त्रिज्याएं समान हो तो वे वृत्त सर्वांग होंगे। तो आगे देखते हैं त्रिभुजों की सर्वांग समता।
तो आइए देखते हैं। अब आप समझ ही चुके होंगे कि दो या दो से अधिक रेखाखंडों से बनी हुई आकृति तभी सर्वांगसम होगी जब पहली आकृति की सभी भुजाएं दूसरी आकृति की संगत भुजाओं के तुल्य हों अर्थात बराबर हों तथा पहली आकृति के सभी कोण दूसरी संगत कोणों के तुल्य हो। तो सर्वांगसम होने के लिए क्या होना चाहिए? जब दो आकृति आपस में कब सर्वांगसम होंगे? तो दो आकृति आपस में सर्वांगसम तब होंगे जब वे एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेंगे या रेखाखंड या दो से अधिक रेखाखंडों से बनी आकृति सर्वांगसम तभी होगी जब पहली आकृति की भुजाएं दूसरी आकृति की भुजाओं के तुल्य यानी कि बराबर हों एवं पहली आकृति के कोण दूसरी आकृति के संगत कोण के भी बराबर हों तो वे सर्वांगसम कहलाएंगे। जैसे यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर तो इसमें दिया है त्रिभुज ABC और यहाँ पर PQR, तो ये है दो त्रिभुज, तो ये सर्वांगसम है या नहीं? तो आइए इसको देखते हैं। तो तीन रेखाखंडों से यहाँ बना है, तो तीन रेखाखंड है, तो तीनों रेखाखंड यानी कि संगत रेखाखंड की लंबाई क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए और संगत कोण भी क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, तभी आकृति सर्वांगसम होगी। तो यहाँ पर देखते हैं कोण भी, तो यहाँ पर भी कोण भी 90-90 है, तो AB 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ भी PQ 3 सेंटीमीटर है, तो ये संगत हो गया। अब उसी तरीके से ऐसे ये 2 सेंटीमीटर है BC, तो यहाँ पर भी ये क्या है? 2 सेंटीमीटर है। और यहाँ कोण 70 डिग्री 27 डिग्री, तो यहाँ भी 27 डिग्री, तो यहाँ पर क्या है? संगत भुजा। और ये AC का संगत भुजा, ये QR क्या है? यानी कि उसी के आकृति या उसी के समान हो तो संगत भुजा। तो AB तो यहाँ नीचे था तो ये भी, अब इस तरीके से ये सीधा था तो ये भी सीधा है, तो ये संगत भुजा। उसी तरीके से ये ऐसा तिरछा, तो ये भी क्या है? तिरछा, तो ये भी संगत भुजा है, तो इसमें बराबर है संगत भुजा। AB 3.8, तो यहाँ PQ भी 3.8 है, संगत बराबर है। उसी तरीके से BC 2 सेंटीमीटर है, तो यहाँ PQ 2 सेंटीमीटर, तो ये भी बराबर है। वैसे ही AC 4.3 है, तो यहाँ पर भी RQ 4.3 है, तो बराबर हुए संगत भुजाएं। और कोण देखते हैं, P का संगत कोण यहाँ B है, तो ये दोनों भी बराबर हैं 90-90। वैसे ही यहाँ पर A 27, तो यहाँ पर ये भी 27, यहाँ 63, तो ये भी 63, तो यह क्या है? संगत भुजाएं बराबर है और संगत कोण भी बराबर है, तो इसलिए ये दोनों आकृति सर्वांगसम है। तो ये है त्रिभुजों में सर्वांगसम। तो त्रिभुजों में सर्वांगसम कब होगा? जब किसी त्रिभुज के संगत भुजाएं एवं संगत कोण परस्पर समान हो तो वे त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम होंगे या सर्वांगसम आकृतियां होंगे। तो ये समझ गए। तो आइए अब आगे देखते हैं। तो आइए देखते हैं अब एग्जाम्पल नंबर 1। तो एग्जाम्पल नंबर 1 है संलग्न चित्र में त्रिभुज ABC सर्वांगसम। तो इसको क्या पढ़ते हैं? ये सर्वांगसम। त्रिभुज EFG है, निम्न का माप बताइए। तो दो त्रिभुज हैं ABC और ये ABC और EFG। तो EFG तो ये सर्वांगसम त्रिभुज है, तो निम्न के माप बताना है। तो EF का मान, BC का मान, कोण G का मान, कोण F का मान बताना है हम लोग को। यानी कि EF, तो EF कौन है? ये EF और BC, तो ये BC है और कोण G, तो ये कोण G है ये, और कोण F का मान बताना है। और आकृति ये दोनों क्या है? सर्वांगसम है। तो सर्वांगसम है ये दोनों त्रिभुज। तो सर्वांगसम त्रिभुज में क्या होता है? संगत भुज एवं संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो आइए देखते हैं। तो इस तरीके से दो त्रिभुज था, त्रिभुज ABC और त्रिभुज EFG, ये दोनों क्या है? सर्वांगसम था। तो त्रिभुज ABC, तो त्रिभुज ABC क्या है? सर्वांगसम है। तो त्रिभुज EFG, तो ये सर्वांगसम त्रिभुज हैं दो, ABC और EFG। तो क्या बताना है हम लोग को? EF का मान बताना है, BC का मान बताना है और कोण G बताना है, कोण F। तो EF, तो EF कहाँ है? ये, तो EF इस भुजा का माप हम लोग को बताना है। और क्या बताना है? BC का माप बताना है। तो BC कौन है? ये, तो इसका माप बताना है। और उसी तरीके से कोण G, तो ये कोण G इसका माप बताना है, कोण F
तो कोण एफ ये है, तो इसका माप हम लोग को बताना है। तो आइए देखते हैं। तो ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है। तो सर्वांगसम है तो संगत अवयव या संगत भुजा या संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसके लिए क्या है, दिया है कि त्रिभुज ए बी सी क्या है, सर्वांगसम है त्रिभुज ई एफ जी। तो ये दिया हुआ था। तो अतः क्या हो जाएगा, अतः त्रिभुज ए बी सी के अवयव यानी कि संगत अवयव या अवयव त्रिभुज ई एफ जी के सभी संगत अवयवों के बराबर होंगे। तो संगत अवयव क्या होंगे, बराबर होंगे। तो पहला, चूंकि क्या हो जाएगा, चूंकि ई एफ क्या होगा, तो यहाँ पर चूंकि ई एफ, तो ये है ई एफ, तो ई एफ का संगत कौन होगा, ए बी होगा। तो ए बी ये हो जाएगा। तो ई एफ का संगत कौन होगा, ए बी होगा ये। तो इसका मान कितना हो जाएगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ई एफ इज इक्वल टू 3.4 सेंटीमीटर होगा। तो ई एफ इज इक्वल टू 3.4 सेंटीमीटर। तो ई एफ का संगत कौन होगा, ए बी होगा। तो ये क्या हो जाएगा, 3.4 सेंटीमीटर हो जाएगा। और इसी प्रकार बी सी का संगत कौन होगा, एफ जी। तो ये बी सी है, तो इसका संगत कौन होगा, एफ जी। बी सी का संगत एफ जी। तो बी सी का मान कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर होगा। तो दूसरा, ये बी सी का संगत कौन होगा, एफ जी। तो कितना हो जाएगा, ये 5 सेंटीमीटर है। तो ये भी क्या होगा, बी सी का मान 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि बी सी संगत एफ जी, इसलिए क्या हो जाएगा, बी सी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा, इतना समझ गए। फिर आगे तीसरा में क्या है, चूंकि जी, ये जी किसके बराबर होगा, सी का संगत है। तो जी का संगत कौन है, सी। तो चूंकि कोण जी संगत कोण सी, तो इसलिए क्या हो जाएगा, कोण जी इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो यहाँ कितना है, सी का मान 40 डिग्री, तो यहाँ जी का मान भी कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। तो ये समझ गए। तो आगे है कोण एफ का मान निकालना है। तो ये कोण एफ, इसका मान हम लोग को निकालना है। तो इसका मान कितना हो गया है, अब 40 डिग्री हो गया है। तो त्रिभुज में दो कोण का मान पता चल गया, तो तीसरा कोण निकालना है। तो क्या लगा देंगे, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का नियम लगा देंगे। तो अब यहाँ पर लगा देंगे। तो चौथे नंबर में त्रिभुज ई एफ जी में, तो ई एफ जी में क्या हो जाएगा, कोण ई प्लस कोण एफ प्लस कोण जी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। तो यानी कि इस त्रिभुज में, इसमें त्रिभुज ई एफ जी में कोण ई प्लस कोण एफ प्लस कोण जी इज इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री। क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो अब इसमें मान रख देते हैं। तो ई का मान कितना है, 70 डिग्री था, प्लस एफ हम लोग को ज्ञात करना है, कोण एफ, और इसका जी का मान 40 हम लोग निकाल लिए हैं, इज इक्वल टू 180। तो इन दोनों को प्लस कर देंगे। तो कोण एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये सॉरी प्लस 110 इज इक्वल टू 180। तो कोण एफ इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 110। तो माइनस कर देंगे। तो कोण एफ का मान कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से बनाना है, तो बन जाएगा। तो आइए अब देखते हैं आगे। तो आगे है हम लोग का प्रश्नावली 8.1। तो प्रश्नावली 8.1 में है पहला क्वेश्चन, यदि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम एक्स वाई जेड। तो यहाँ क्या है, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम किसके हैं, त्रिभुज एक्स वाई जेड के सर्वांगसम है।
तो सर्वांग है तो संगत अवयव क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पर देखते हैं कोण ए इज इक्वल टू, यहाँ ब्लैंक्स भरना है, तो ए बी, तो इसका संगत अवयव कौन होगा, एक्स वाई होगा। और बी सी का संगत कौन होगा, वाई जेड होगा। और ए सी का संगत कौन होगा, एक्स वाई होगा। तो ये संगत समझ गए। तो ए बी का संगत एक्स वाई, और बी सी का संगत वाई जेड, और ए सी का संगत एक्स जेड। तो ये संगत अवयव हो गए। अब देखते हैं कि यहाँ क्या क्या भरना है। तो संगत अवयव क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो कोण ए इज इक्वल टू क्या होगा, ये कोण ए है तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये संगत होगा, कोण एक्स होगा, ये इस तरीके से कोण एक्स। यहाँ पर कोण वाई दिया है तो कोण वाई का संगत कौन होगा, इसका संगत ये कोण बी होगा, तो यहाँ क्या भराएगा, कोण बी भराएगा। तो बाकी ये आप लोग भर लेंगे। तो ये आप लोगों को होमवर्क में रहेगा, ये क्वेश्चन नंबर 3 से 6 तक, तो ये होमवर्क में करेंगे। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि त्रिभुज MON सर्वांगसम त्रिभुज XOY, यानी कि दो त्रिभुज सर्वांगसम है, कौन कौन सा, त्रिभुज MON सर्वांगसम त्रिभुज XYZ। तो यानी कि ये सर्वांगसम है त्रिभुज MON, ये सर्वांगसम है किसके, त्रिभुज XOY। तो ये दोनों यानी कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांगसम है। तो त्रिभुज XOY की भुजाओं और कोणों की माप बताइए। तो इस त्रिभुज का XOY का हम क्या बताना है, भुजा और कोण बताना है। तो ये भी होमवर्क में रहेगा, जैसे हम लोग एग्जाम्पल नंबर 1 में पढ़े थे उसी तरीके से बनाना है इसको। तो ये आप लोग बनाएंगे होमवर्क में। तो आज का क्लास यही तक, अगले क्लास में फिर मिलते हैं। ओके, बाय।